हाय गाइस, माय नेम इज वैष्णवी जिपकटे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर का न्यू टॉपिक है हमारा, और ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ना है, ठीक है। तो देखो क्या होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है ये पढ़ेंगे। डिसीजेस आर डिसऑर्डर्स ऑकरिंग। देखो, डिसीज और डिसऑर्डर एक ही चीज होती है। डिसीज यानी बीमारी, ठीक है, डिसऑर्डर भी वही होती है। तो डिसीज और डिसऑर्डर ऑकरिंग ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन क्रोमोसोम्स and mutations. Abnormalities in chromosomes and mutations in genes are called as genetic disorders. जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब देखो कहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज आ रही है, क्रोमोसोम्स में, और म्यूटेशंस हो रहे हैं। इसलिए ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स अराइज हो रहे हैं उनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो देखो, अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज मतलब क्या होता है। तो आगे हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है। इसलिए मैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज आपको फर्स्ट पढ़ा देती हूँ, ठीक है। फिर हम म्यूटेशन, जब म्यूटेशन का टॉपिक आएगा, म्यूटेशन के डिसीजेस आएंगे, तब हम म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज फर्स्ट पढ़ेंगे। तो व्हाट इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज में क्या आता है, देखो। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज इंक्लूड्स इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर क्रोमोसोम के नंबर कम हुए या फिर ज्यादा हुए, नॉर्मल से क्रोमोसोम के नंबर कम हुए या फिर ज्यादा हुए, तो ये ये कंडीशन डिसीज की कंडीशन हो सकती है। या फिर डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम्स, कि कोई क्रोमोसोम डिलीट हो गया उसकी जगह से, तो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अगर किसी भी क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट अगर अपनी जगह से ट्रांसफर हो गया किसी और जगह पे, तो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स अराइज होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज किसे कहेंगे? या तो क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, उसके बाद क्रोमोसोम उसकी जगह से डिलीट हो जाएगा, या फिर क्रोमोसोम का कोई पार्ट ट्रांसफर हो जाएगा किसी और जगह पे, ठीक है। तो ये सारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के कॉजेस है, ओके। फिर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में फिजिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फिजिकल डिसऑर्डर्स मतलब हमें जो बाहर से दिखेंगे, जैसे क्लेफ्ट लिप। देखो ये कैसा डिसीज होता है। इस डिसीज में जो लीफ होता है, ये जो लीफ है ना हमारा लिप, ये लिप की ये जो लिप है ये कटा हुआ होता है, फटा हुआ होता है। और कहाँ इसकी ओपनिंग होती है? नाक में ओपनिंग होती है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर इसकी इमेज दिख रही होगी, देखो, क्लेफ्ट लिप। इसके बाद देखो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ऐसे डिसीजेस जो होते हैं पर हमें बाहर से नहीं दिखते हैं। तो जैसे सिकल सेल एनीमिया, किसी पर्सन को अगर सिकल सेल एनीमिया हो तो हमें बाहर से पता चलेगा क्या? नहीं, उसकी ब्लड टेस्ट जब करेंगे हम, तब हमें पता चलेगा कि इस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, ठीक है। या फिर है, ये टेस्ट से पता चलेगा, हमें बाहर से पता चलेगा क्या कि कोई पर्सन हमें दिखा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि वो पता चलेगा क्या कि उस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है, नहीं। इसके जैसे ही एक और डिसीज है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, हीमोफीलिया भी एक डिसीज है। देखो, सिकल सेल एनीमिया हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बाहर से हमें नहीं दिखता। कैसे? देखो, इसमें क्या होता है, इस डिसीज में हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड का जो ब्लड क्लॉटिंग है वो होती नहीं। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त थक्का। देखो, रक्त थक्का मतलब अगर किसी पर्सन को कोई इंजरी हो जाए, क्या हो जाए? इंजरी। तो वो इंजरी से क्या आएगा? फिर बाहर ब्लड आएगा। तो वो ब्लड जल्दी रुकता नहीं। अगर हमारा हाथ कट गया तो थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाता है, ब्लड होता है ना। तो इन डिसीज वाले पर्सन में ये जो इंजरी है वो कभी सूखती ही नहीं, ब्लड कभी इनका रुकता ही नहीं। ये है वो बीमारी, हीमोफीलिया। इसे हीमोफीलिया कहते हैं, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट
क्रोमोसोमल डिसीजेस, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज वाले डिसीजेस पढ़ेंगे। इसके बाद हम म्यूटेशन वाले डिसीजेस पढ़ेंगे, और फिर माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज है, और फिर म्यूटेशन वाले, देखो दो टाइप्स के डिसीज है। म्यूटेशन में मोनोजेनिक, एक जीन में म्यूटेशन हुआ तो एक टाइप का है, और दूसरे टाइप का म्यूटेशन है मल्टीपल जीन्स में म्यूटेशन हुए तो वो, मतलब 4 टाइप के डिसीजेस हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, सेकंड वन इज म्यूटेशन इन मोनोजेनिक मोनोजेनिक म्यूटेशंस, सेकंड वन इज, थर्ड इज पॉलीजेनिक म्यूटेशन, एंड नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ओके, हाँ, तो देखो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज पढ़ने से पहले हमें तो थोड़ा सा क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ह्यूमंस में हम डिसऑर्डर्स देखने वाले हैं। तो हम पहले हम ह्यूमंस के क्रोमोसोम के सेट के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया था, फिर से मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स। ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये होते हैं पेयर्स में। किसमें? पेयर्स। 46 क्रोमोसोम्स के कितनी पेयर्स बनेगी? 23 बनेगी ना। पेयर कितने क्रोमोसोम मिलकर बनती है? पेयर मतलब देखो किसी की भी हमें पेयर बनानी है तो हम पेयर कितने चीज़ों को मिला के बनाते हैं? 2 चीज़ों को मिलाते हैं ना। तो ये जो 46 क्रोमोसोम्स है इनकी 2-2 की जोड़ियां बनाएंगे तो कितनी बनेंगी? 23। तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। तो ह्यूमंस के पास कितने क्रोमोसोम्स है? 46, और इनके कितने पेयर्स है? 23। अब देखो ये जो क्रोमोसोम्स है वेरियस शेप एंड साइज के होते हैं। देखो क्रोमोसोम का जो शेप है वो एंड साइज अलग अलग होता है, ठीक है। हर एक क्रोमोसोम का 23 पेयर्स है, तो 23 पेयर्स में सारे ही क्रोमोसोम्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ओके, तो देखो आउट ऑफ 23 पेयर्स, मतलब आउट ऑफ 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स ऐसे होते हैं जो ऑटोसोम्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। एंड 1 पेयर, क्रोमोसोम की एक पेयर ऐसी होती है जो डिफरेंट होती है इन सारे ऑटोसोम से। क्या? उन्हें क्या कहते हैं हम? सेक्स क्रोमोसोम्स, या फिर उसका दूसरा नाम है एलोसोम्स। क्या नाम है? एलोसोम्स। अब ये सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम्स क्या होते हैं? देखो इनकी ही वजह से, ये जो सेक्स क्रोमोसोम है इनकी ही वजह से जेंडर डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होता है? जेंडर, मतलब आने वाला जो बेबी है वो गर्ल होगा या फिर बॉय होगा, ठीक है। तो देखो क्रोमोसोम कैसे होते हैं? मैंने कहा था कि ह्यूमंस में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो देखो क्रोमोसोम्स इन वुमेन्स एंड मेंस आर रिप्रेजेंटेड एज, तो वुमेन्स में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है क्रोमोसोम का, और मेंस में किस तरह से? देखो ये जो 44 क्रोमोसोम्स है ये वुमेन्स और मेंस में सेम है। तो 44 ये क्या हो गए? एलोसोम्स, सॉरी ऑटोसोम्स। क्या हो गए? ऑटोसोम्स। और ये एक पेयर, 2 क्रोमोसोम की एक पेयर, ये 2 क्रोमोसोम की एक पेयर, ये डिफरेंट है। वुमेन्स में क्या है? XX, एंड मेंस में है XY। तो इसमें ये क्या होता है? देखो अगर, देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। ये एक इंसान और ये दूसरा, ये लेडीज और ये जेंट्स, ठीक है। ये वुमन है, वुमन, और ये मैन है, ठीक है। अब देखो ये जो वुमन है और इनका ये बेबी, इस वुमन से देखो बेबी में क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं? मम्मी से आधे और पापा से आधे। देखो मम्मी से देखो 44, वुमेन्स में पूरा सेट जो होता है क्रोमोसोम का वो कितने का होता है? 44 एंड X। तो जब गमीट्स बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, तब ये जो क्रोमोसोम्स है ये हाफ हो जाते हैं। 46 के क्या होते हैं? 23। तो मम्मा में 23 और पापा में 23, दोनों मिलके फिर बेबी में कितने बनेंगे? 46 बनेंगे। जब इसके गमीट बनेंगे तो इसके भी 23 होंगे फिर, ठीक है। तो देखो ये हो गया ऑटोसोम्स,
समझो ये 44 है यहाँ पे, तो आधे आएंगे, तो 22 प्लस यहाँ से देखो ये एक पेयर है, तो एक पेयर में से ओनली एक ही क्रोमोसोम, तो समझो मम्मी में एक एक्स है, तो दोनों ही एक्स है, मम्मी के पास दो गमिट्स बन गए समझो, 22 और दूसरा भी एक्स ही होगा, और पापा के पास कितने टाइप के बनेंगे, 22 प्लस एक्स, एक एक्स होगा, फिर 22 प्लस वाई, समझ में आया। तो ये दो टाइप्स के, एक 22 आधे क्रोमोसोम्स एक्स के साथ जाएंगे और आधे वाई के साथ, तो दो टाइप के गमिट्स बने। तो अब बेबी में देखो, बेबी में अगर मदर से ये वाली पेयर गई 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, और फादर से ये पेयर गई समझो 22 प्लस एक्स, तो बेबी का जो क्रोमोसोम का सेट होगा वो कैसे बनेगा, 22 प्लस 22 क्या हो गया, 44, और एक्स, ये एक्स और फादर से क्या आया, एक्स आया, तो ये जो सेट है ये किसके तरह बना, वुमन की तरह, तो ये आने वाला जो बेबी है वो क्या बनेगा, गर्ल, बेबी गर्ल बनेगी। अगर पापा से एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर हुआ है और मम्मी से तो एक्स ही होगा, क्योंकि मम्मी के पास क्या है, सिर्फ एक्स ही है, तो पापा के पास तरफ से एक एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर हुआ तो क्या बनेगी, बेबी गर्ल बनेगी, ठीक है। और ये वाला सेट अगर ट्रांसफर हुआ मम्मी के पास से, सेम ही है, तो 22 प्लस एक्स, और पापा की तरफ से ये हुआ 22 प्लस वाई, तो 22 कितने हो गए, 44 प्लस मम्मी से एक्स और पापा से वाई, तो ये जो बेबी है ये क्या बने, इसका जो जीनोटाइप है ये सॉरी इसका जो क्रोमोसोम है ये किसकी तरह है, मेंस की तरह, तो ये जो बेबी है वो क्या बनेगा, बेबी बॉय, ठीक है। अगर पापा से वाई आया तो ये बनेगा बेबी बॉय, और पापा से अगर एक्स आया तो बनेगी बेबी गर्ल। अब बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल होगी ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली मेंस पे, किस पे, पापा पे डिपेंड करता है कि बेबी गर्ल होगा या फिर बॉय होगी, ओके। अब ये सारा हो गया। अब ऑटोसोम्स और ये एलोसोम्स, इनके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। आगे हमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज पढ़नी है, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज में ये शब्द ऑटोसोम्स और एलोसोम्स ये फिर से रिपीट होंगे, तो उसके लिए मैंने ये सारा कुछ आपको बता दिया है। तो अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। उसके पहले मुझे ये बताना था थोड़ा सा ह्यूमंस के बारे में, फिर आपको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज अच्छे से समझ में आएगा, तो ये समझ लो पहले, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो अब हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ऐसे डिसऑर्डर जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से आ रहे हैं। तो देखो, ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट, ये थोड़ी सी छोटी सी लाइन है, ये हमें समझनी पड़ेगी पहले, ये सारा कुछ पढ़ने से पहले, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट स्टेराइल इफ देयर इज चेंज इन ऑटोसोम्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि देखो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में, तो 46 में से 44 जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और 2 क्रोमोसोम एलोसोम्स होते हैं, ठीक है। XX या फिर XX हो गया तो फीमेल और XY हुआ तो मेल, ठीक है। तो अगर इन ऑटोसोम में कोई एबनॉर्मेलिटी आई तो जो बेबी है, ऑफस्प्रिंग है, वो स्टेराइल नहीं होगा, स्टेराइल नहीं होगा। अब आप बोलेंगे ये पहले से ही अंडरलाइन क्यों कर रखा है, तो देखो गाइस, मैं यहाँ पे पढ़ा रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि वीडियो पीछे से बंद हो गया, ठीक है। इसलिए आपको ये पहले से ही आपको ये सारा दिखेगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट अभी ये पूरा टॉपिक पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि ये वीडियो बंद हो चुका है। तो कोई नहीं, रहने दो, मैं फिर से पढ़ाऊंगी, ओके। देखो, तो अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी ऑटोसोम्स में आई तो बेबी स्टेराइल नहीं होगा। अब स्टेराइल का मतलब क्या हुआ, ऐसा बेबी जो चिल्ड्रंस अपनी प्रोजेनी नहीं ला सकता, उस पर्सन को हम स्टेराइल पर्सन कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, वही यही, अगर ऑटोसोम्स में एबनॉर्मेलिटी आई तो बेबी स्टेराइल नहीं होगा। और
एलोसोम्स में मतलब इन सेक्स क्रोमोसोम में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आई तो बेबी स्टेराइल हो जाएगा, मतलब वो अपनी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, जिनके इस ऑटोसोम में कोई एबनॉर्मेलिटी आई तो वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ओके, तो ये था इस लाइन का मतलब। ठीक है, तो देखो फर्स्ट डिसीज है डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है डाउन सिंड्रोम? इज अ डिसऑर्डर अराइज ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। ये फर्स्ट डिसीज है जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज का, देखो फर्स्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला डिसऑर्डर ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था। ठीक है, देखो दिस डिसीज इज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड क्रोमोसोमल डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फर्स्ट क्रोमोसोमल डिसीज कौन सा डिस्कवर हुआ था? ये डाउन सिंड्रोम। इसके बाद अदर क्रोमोसोमल डिसीजेस डिस्कवर हुए। ठीक है, द डिसीज इज अराइज ड्यू टू वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम विथ द 21st पेयर। देखो हमने अभी पढ़ा था कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उनमें से देखो 44 पेयर्स जो होते हैं, 46 पेयर्स के 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर एलोसोम होते हैं। तो इन ऑटोसोम्स में से 21st पेयर, जो 21st पेयर है, एक पेयर हो गई। ठीक है, तो ये पेयर, तो इस पेयर पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्या होगा? 21st पेयर पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो फिर नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आने की वजह से डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे 47। और ये जो 21st पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है उसी को हम ट्राइसोमी या 21st क्रोमोसोम कहते हैं। ट्राइसोमी मतलब तीन क्रोमोसोम हो गए 21st पेयर पे। ठीक है, तो देखो देखो ये जो डाउन सिंड्रोम डिसीज है, इस डिसीज से अगर कोई चिल्ड्रन सफर कर रहा है तो उसमें कौन से डिसऑर्डर्स दिखेंगे? देखो चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर आर यूजुअली मेंटली रिटार्डेड एंड हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। जिन चिल्ड्रंस को, अब मैं चिल्ड्रंस क्यों बोल रही हूँ ये आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट होती है। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो उसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होगी तो वो मैन बन पाएगा? आधे में ही वो मर जाएगा ना। हाँ, तो इसलिए हम चिल्ड्रंस कहते हैं। चिल्ड्रंस में अगर कोई चिल्ड्रन इस डिसऑर्डर से ग्रसित है, सफर कर रहा है, तो आमतौर पर वो क्या होगा? मेंटली रिटार्डेड। अब मेंटली रिटार्डेड का मतलब हुआ मंदबुद्धि हुआ, हो गया। और इनकी जो लाइफ स्पैन है वो क्या होगी? शॉर्ट होगी। ये बच्चे जो है वो मंदबुद्धि होंगे और उनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होगी। यही दो ही सिम्टम्स इनके नहीं होते, तो कुछ और भी सिम्टम्स है वो हम आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो अदर सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के कुछ अदर सिम्टम्स मैंने पहले हमें आपको एक सिम्टम बताया था, कौन सा? मेंटल रिटार्डेशन। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं डाउन सिंड्रोम के। कौन से? फर्स्ट हो गया शॉर्ट हाइट। जिनको डाउन सिंड्रोम है उन चिल्ड्रंस की जो हाइट है वो शॉर्ट होगी। उसके बाद सेकंड सिम्टम है शॉर्ट वाइड नेक। शॉर्ट एंड वाइड नेक, इनकी जो नेक होगी, ये जो गर्दन है ये शॉर्ट होगी एकदम ऐसा। ये जो इनका फेस ये ऐसा यहाँ से ऐसे चिपका हुआ दिखेगा। और ये जो नेक है ये वाइड होगी, थोड़ी सी ऐसी मोटी होगी। ठीक है, आपको स्क्रीन पर इमेज दिख रही होगी वही। ठीक है, तो थर्ड है फ्लैट नोज। इनका जो नोज है वो फ्लैट होगा। फ्लैट मतलब नोज जैसा नोज दिखता है ना हमारा, ऐसा दिखता है। तो इन लोगों में जो नोज है ये पूरा सा फ्लैट होगा। ठीक है, इसके बाद देखो शॉर्ट फिंगर्स। ओके, जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम है उनके जो फिंगर्स होंगे वो शॉर्ट होंगे। ओके, स्कैंटी हेयर्स, इनके जो हेयर्स है वो हेयर कम होंगे इनके सिर पे। ठीक है, कम हेयर होंगे। फिर सिंगल हॉरिजेंटल क्रीज ऑन पाम, तो इनके जो पाम होंगे मतलब
तलवा, ठीक है। ये जो हथेली है, इनकी हथेली पर सिर्फ एक ही क्रीज होगी, सिंगल क्रीज, वो उसकी भी इमेज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। तो इसके बाद देखो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 16 to 20 ईयर्स। ये जो लोग हैं डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे, ये बच्चे कितने साल तक जी सकते हैं, 16 to 20 ईयर्स तक, ओके। तो 20 ईयर्स तक ये तो बच्चे ही रहेंगे, टीनेजर्स, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स है डाउन सिंड्रोम के। तो इसके बाद हम कुछ और क्रोमोसोमल डिसीजेस पढ़ेंगे। ये डाउन सिंड्रोम के बारे में इतना ही। इसके बाद हम टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ेंगे, और फिर हम म्यूटेशन वाले डिसीजेस, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस, और हाँ इतना ही, फिर हमारा चैप्टर होगा ओवर। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।